Hello and welcome everyone. This is CA Chinmay Pathak and welcome to the part 2 of this audit session. अभी हम जो चैप्टर शुरू किए थे वो था नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट एंड उसी में हम लोगों ने पार्ट 1 में एक कवरेज किया था रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। साथ ही साथ हमने कवर किया था ये वाली चीज, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा ताकि चीजें मिसलीड ना हो। अच्छा, ये सेशन कोई मैराथन सेशन नहीं है, दिस इज अ डिटेल्ड क्लास जिसमें जीरो से लेके हम एवरीथिंग कवर करने वाले हैं इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। तो अभी हम जो हमारी ये पार्ट 2 है, हम जानबूझ के शॉर्ट में बना रहे हैं ताकि आपको भी ज्यादा लंबी क्लास में बोर ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर कमिंग अबाउट, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग एंड रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स। कभी भी याद रखना, कोई भी चीज हो, जैसे मान लो आप अकाउंटिंग सीखते हो 11th-12th, ठीक है, अकाउंटिंग। फिर आप आगे जाके अभी इंटर में टैक्सेशन सीखोगे, फिर आप एक चीज सीखोगे फाइनेंस करके जो फाइनल में रहेगी। तो ये हर एक जो सब्जेक्ट होता है ना जिसके ऊपर आप स्टडी करने वाले हो, इनमें जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो इनमें फ्यूचर क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं हम इसको? डिसिप्लिन। तो गाइस कैसा होता है डिसिप्लिन जो होता है ना, बेसिकली ये मतलब हम जो डिसिप्लिन जो हमें है नहीं वो अलग चीज की बात कर रहा हूँ। ये जो डिसिप्लिन है बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट द फील्ड, वेरियस थीसिस, वेरियस टाइप्स ऑफ ऐसी चीज है जिसमें हम स्टडी करके आगे फर्दर स्टडीज करके आगे बढ़ते हैं। तो यार ऑडिटिंग का है ना बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सारे डिसिप्लिन के साथ है ना एक है ना बहुत अच्छा नाता है। सर ये पेपर के लिए बिल्कुल भी आईएमपी नहीं है आज तक। चाहे आप 90s वाले पेपर ले लो, जो 1900s में जो पेपर आते थे, 90s वाली सीरीज 1985 1990 कुछ भी ले लो, कभी आपको इस पे क्वेश्चन नहीं दिखेगा ना अभी आता है। रीजन भी ये बहुत इजी चीज है, इसका एक लॉजिकल रीजन है कि बीकॉम के फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बीकॉम वाले क्वेश्चन अगर सीए इंटर में आने लग गए तो बात ही क्या रही, ठीक है। लेकिन फिर भी एक आप फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ रहे हो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है? जर्नल से लेके लेजर तक और लेजर से लेके फाइनल अकाउंट्स तक, मतलब पीएनएल बैलेंस शीट बनाने तक जिस चीज को हम बोलते हैं वो होती है अकाउंटिंग। यार ऑडिटिंग जो है ना, ऑडिटिंग किसकी करते हैं हम? अकाउंटिंग की तो करते हैं। अगर आपके पास जर्नल गलत है, लेजर गलत है, फाइनल अकाउंट्स गलत है तो आपका ऑडिट ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे गहरा नाता हमारा होता है विद अकाउंटेंसी। दूसरा होता है लॉ। हमें ना ऑडिट की पावर हमने उस एग्जांपल में, फर्स्ट डे के एग्जांपल में भी दिखी। हमें ऑडिट, हम किसी की बुक्स चेक करने गए ना, वो हमको निकाल देगा भाई। हमको ऑडिट की पावर देता है लॉ। फिर ये लॉ कौन से हो सकते हैं सर? तो आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट 2013, अभी इंटर में भी डिटेल में है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ सेक्शन है जो 139 से स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर हमको पावर दी जाती है कि आप ही ऑडिट कर सकते हो। एक इनकम टैक्स एक्ट होगा जो आप पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, इसके अंडर हमको पावर दी जाएगी। कुछ 44 करके एक सेक्शन है, उसके अंडर जो अपने को पावर दी जाती है। अलग अलग लॉज है। जीएसटी के अंदर थी, अभी तो चला गया जीएसटी के अंदर का ऑडिट, लेकिन अभी अपने को ये लॉज होता है। तो लॉ से बड़ा गहरा नाता होता है ऑडिट का। देखो ऑडिट हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि लॉ का पालन हो रहा है कि नहीं, लॉ के हिसाब से चीजें हो रही कि नहीं, ये चेक करने के लिए। एक आ जाता है बिहेवियरियल साइंस। बिहेवियरियल साइंस मतलब आदमी किस तरीके से बिहेव करता है। यार जब आप ऑडिट करने जाते हो ना, जब आप ऑडिट करने जाते हो आपको किससे डील करना होता है पता है? बुक्स से पहले आपको डील करना होता है पीपल के साथ, वहां के लोगों के साथ, वहां के मैनेजर के साथ, कैश वाले के साथ, इन लोगों के साथ आपको क्या करना होता है? डील करना होता है। एंड इसीलिए आपको बिहेवियरल साइंस से आपका बहुत नाता है। बिहेवियरल साइंस मतलब इंसान कौन से सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेगा, किससे कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, किससे क्या आंसर आना चाहिए, ये सब चीजें बिहेवियरल साइंस में कवर होती है। देन कम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स यानी क्या होता है? बेसिकली हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करके कुछ चीजें प्रेडिक्ट करना। यार ऑडिट आप आगे जाके देखोगे, ऑडिट में ना हम लोग सब कुछ चेक नहीं कर पाते। 100% चेकिंग हमसे पॉसिबल नहीं है यार। अंबानी ने 100 रुपए का कैलकुलेटर लिया है, तो आप मुझे बताओ उसका ऑडिटर इसका बिल मांगेगा? इसका बिल मांगेगा? नहीं मांगेगा यार, इतना अपन डिटेल में नहीं जाते। तो आपको कौन सी चीजें चेक करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये आपको प्रोबेबिलिटी या फिर एक तरीके से आपका जो आप 100 चीजों में से 10 चीजें चेक करोगे, वो 10 चीजें सही होनी चाहिए, वो बाकी के 100 चीजों को रिप्रेजेंट करती हुई होनी चाहिए। ये बताने का काम कौन करेगा? स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक्स, तो इसके साथ भी अपना गहरा नाता है स्टैटिस्टिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स के बारे में हम क्या करने वाले हैं? ऑडिटर इकोनॉमिक्स का क्या लेना देना है? मुझे बताओ यार। अपने को पता है कि मार्केट अभी डाउन चल रहा है, डाउन चल रहा है इन द सेंस आप किसी ऐसे बिजनेस को ऑडिट कर रहे हो जिसका जो ग्रॉस परसेंट, अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रहता है, बाकी इंडस्ट्री का जीपी नीचे जा रहा है। जैसे मान लो स्टील इंडस्ट्री एग्जांपल के लिए, रेट्स बहुत आए हैं, कोरोना का पीरियड था तो मान लो उस टाइम पे इसका जो ये था रेशियो था कम हो गया, लेकिन ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्या रीजन है? तो ये अपने को इंडिकेशन देगा कि अपने को किस तरीके से ऑडिट करना चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक्स के साथ भी अपने गहरा नाता है। फिर हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब आपको एकदम बेसिक चीज बताऊं, आपके जेब में कैश पड़ी है मान लो 100 करोड़ की, कंपनी के जेब में, तो यार ये जितने दिन आइडल पड़ी रहेगी ना उतने दिन कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस पैसे को कहीं पे तो इन्वेस्ट करना, और ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना जो लगे तो इमीडिएटली निकाल सको और अपने को डे टू डे का इंटरेस्ट का लॉस भी ना हो। तो ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिट का गहरा नाता होता है। तो सर आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, हम एज ऑडिटर अपने को ये सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। देखो इस पे कभी क्वेश्चन आता नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीज आपको एक सिर्फ नॉलेज के लिए है कि आपको पता होनी चाहिए। आप लोग जैसे सीए फाइनल क्लियर करोगे आपके पास इसमें से हर एक चीज का सफिशिएंट नॉलेज होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा नॉलेज, ऑडिट के लिए जितना जरूरी है वो पूरा नॉलेज आपके पास होगा। तो सर क्या हम ये पढ़े, जो मैंने आपको बोला वही इसमें होगा, आप ये पूरा पढ़ सकते हो नीचे का, लेकिन इधर एक बड़ा मार्क कर दो, नॉट आईएमपी। सर आप पे कैसे भरोसा करें, आप तो बोल दोगे नॉट आईएमपी पेपर में आ गया। तो ये मैं भी सोचता था जब मैं इंटर में था, लेकिन मुझे बाद में समझा जब मैंने बहुत एनालिसिस किया कि इतने इजी क्वेश्चंस ऑडिट में कभी नहीं बनते। उनके पास स्कोप सिर्फ 100 मार्क्स का है, उनको रफली 10 से ज्यादा मतलब 10 से 15 चैप्टर में उनको ये मार्क्स डिवाइड करने हैं। कभी ऐसी चीजें नहीं पूछेंगे। ये चैप्टर में बहुत सी चीजें 80% चीजें वो पूछते ही नहीं, उनके पास सिर्फ 20% चीजें इस चैप्टर में से जो पूछेंगे। तो आप खुशी खुशी मेरे भरोसे पे एक बार पढ़ के पीछे के सारे एमटीपी, सारे आरटीपी, सारे क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, किसमें भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उतना करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद ये पेज कट कर दो, ठीक है, और ये इंटरडिसिप्लिनरी वाला कट कर दो। ये वाला अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। सेम इसको भी अपन कट कर देंगे, कुछ भी नहीं है। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमेशा याद रखना। हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी भी हमने एक चीज बोली थी, ऑडिट जब हम करते हैं तो हम क्या देते हैं दूसरों को, एश्योरेंस देते हैं। कैसा एश्योरेंस, आपको क्या देते हैं, एश्योरेंस, गारंटी देते हैं क्या, गारंटी देते हैं नहीं। तो यार सबसे बड़ी दिक्कत है सर, ये एश्योरेंस जो आप दे रहे हो ना, गारंटी नहीं है ठीक है, लेकिन ये एश्योरेंस हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि ये सही है, मुझे लगता है सही है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ये 100% सही है, इसमें कुछ भी गलत निकले तो मैं जिम्मेदार। हम बोलते हैं हमें लगता है ये सही है। तो ये जो हमें लगता है ना, इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है लोगों को, बहुत डिफिकल्ट है। तो हमको बताया गया है कि अश्योरेंस हमेशा कैसा हो, ताकि उसके भले ही वो गारंटी नहीं हो लेकिन उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सके। यानी हम बोल रहे हैं कि अश्योरेंस हमेशा रीजनेबल होना चाहिए। कैसा अश्योरेंस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो यहाँ पे वो लिखता है कि ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो एक एसेट 200 है, इसको हम देखते हैं इसका नाम कैसे याद करना है। तो हमें पोर्शन में जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो 200 से शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, 200 से शुरू होते हैं। सर इसका नाम कैसे याद करें, इसका नाम कैसे याद करें, मुझे बताओ। ऑडिट शुरू कर रहे हो तो शुरू करते वक्त आपको सबसे पहले कौन सी चीज पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हम ये चीज कर क्यों रहे हैं। आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई मैं ये चीज बेसिकली कर ही क्यों रहा हूं। तो करना क्या है, उसका मतलब क्या है, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज एन ऑब्जेक्टिव। इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऑब्जेक्टिव। और ये कर कौन रहा है, तो देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैं ये चीज कर क्यों रहा हूं, तो मुझे ऑब्जेक्टिव चाहिए। ये चीज कर कौन रहा है, ऑडिट मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट यानी मुकेश अंबानी जी और उनकी टीम कर रही है क्या, नहीं, एक ऑडिटर कर रहा है। ऑडिटर हमेशा कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। तो ऑब्जेक्टिव निकालना है, किसको निकालना है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को निकालना है। अच्छा, ऑडिटर को कैसा एश्योरेंस मिलना चाहिए, ऑडिटर को कैसा एश्योरेंस मिलना चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस मिलना चाहिए। दूसरों को भी जो हम देंगे वो एश्योरेंस होगा, हमें भी जो चाहिए वो होगा रीजनेबल एश्योरेंस। तो ऑब्जेक्टिव हमको डिसाइड करने हैं, हम मतलब कौन, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। और इसमें तीसरी चीज, जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें करना क्यों है, हमने डिसाइड कर लिया करने वाले हम हैं, तो हमको बताएगा कौन कैसे करना है, कौन बताएगा। तो एक चीज प्ले में आ जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। सर कौन बनाता है, आईसीआई। आईसीआई का एक बोर्ड है, सर बोर्ड का नाम रेलेवेंट है नहीं, लेकिन ये लोग ये बनाते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एसए, एसए, ओके। वैसे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कैसे करे बताने वाले का काम होता है एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर इंड एएस जो आप फाइनल में पढ़ोगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑडिट में हो जाता है एसए। तो ये जो ऐसे 200 है ये अपने लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बताएगा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट क्यों करना है, किसको करना है। और तीसरी चीज ये बताएगा, कौन बताएगा कैसे करना है ऑडिट, ऐसे बताएगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बताएंगे।
तो अगर इन तीनों चीजों को आप लॉजिकली अटैच कर सकते हो तो आपका ऐसे 200 का नाम बन जाएगा। तो ऐसे 200 का नाम सर हमें याद नहीं रहता, मैं बताता हूं। आप क्या ढूंढ रहे हो? ऑब्जेक्टिव। तो मैं लिख दूं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स किसके, कौन करने वाला है? ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ठीक है, और ऑडिट कैसे करना है कौन बताएगा? एस इज एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। अब यहां पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, हमेशा याद रखना कि जब आप नाम लिखोगे तो कभी एसेज मत लिख देना। ठीक है, नाम लिखोगे तो आपको पूरा नाम लिखना है। सर नाम याद करना जरूरी है, हो सके उतना याद करके जाओ, हो सके। अगर आप इस तरीके से जाओगे ना, मुझे नहीं लगता आपको कुछ डिफिकल्ट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ, यहां पे लिख देना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर आपको नाम लर्न थे ना, मेरे को इंटर में नाम लर्न थे ना, मेरे को फाइनल में नाम लर्न थे, फिर भी स्कोर मेरा हमेशा अच्छा है। सर नाम रेलेवेंट है? बिल्कुल नहीं, लेकिन करने चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आपसे नेचुरली लर्न हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं लर्न हो पाता है तो उसके लिए हम कुछ ऐसा अलग से ट्रिक नहीं करना पड़ेगा कि सर किस तरीके से लर्न करें, या लर्न करना नहीं है तो फिर मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, याद रहेगा। अगर अपन मॉड्यूल पे वापस चलेंगे तो देखेंगे, देखो यहाँ पे भी लिखता है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स, कौन बताएगा ऑडिट क्या, ऑडिट है क्या, कौन करना है, ये बताएगा ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो क्या ऑब्जेक्टिव है सर आपके? सर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा, ऑडिट क्यों, अच्छा ऑडिट किसका कर रहा है हम ऑडिट किस चीज का कर रहे हैं? मैनेजमेंट का कर रहे हैं, मुकेश सर का कर रहे हैं ऑडिट? नहीं, हम उसके पीएनएल, हम उसकी बैलेंस शीट, हम उसके स्केड्यूल्स, हम उसके नोट्स, हम उसके कैश फ्लो का ऑडिट कर रहे हैं। सर इतना लिखना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए एक वर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या वर्ड होता है? फाइनेंशियल। तो मैं ऑडिट कर रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब यार ये पीएनएल में है ना, 1 लाख आइटम हो सकते हैं अलग अलग। तो मुकेश अंबानी जी की जो बैलेंस शीट है वो बन जाती है एग्जाम्पल के लिए 10,000 करोड़ की, और उन्होंने कैल्सी परचेस करा है 100 रुपीज का, ऐसे उन्होंने 10,000 कैल्सी परचेस करे, तो कितने के हो गए? 10,000 सुनोगे तो मे भी आपको लगेगा बहुत बड़ा हो गया, नहीं 10 लाख रुपए। कहा 1,000 करोड़, कहा 10 लाख। इसके बिल देखते बैठूंगा क्या मैं? मेरे पास बहुत काम है देखने के लिए, ये मैं नहीं देखूंगा। तो मैं कहीं ना कहीं 100% चेक नहीं कर पा रहा हूं, 100% चेक नहीं कर पा रहा हूं। तो सर कैसे चेक करूं? तो मैं ऐसा बोलूं कि सर 10,000 करोड़ है ना, तो मैं काम करता हूं इसके 2% या 10%, चलो 10%, 10%, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000 करोड़। और नीचे आ जाता, चलो इसका 1%, तो 1% आ जाता है 100 करोड़। तो मैं बोलता हूँ सर 100 करोड़, एंड 100 करोड़ से ज्यादा का कोई भी आइटम होगा तो वो मैं चेक कर लूंगा। और नीचे आ जाएंगे सर 0.1% अगर किसी का होगा, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ 10 करोड़ या उसके ऊपर का कोई आइटम होगा तो चेक कर लूंगा। तो मोटा मोटा बैलेंस शीट चेक हो जाएगी। मोटा मोटा मैंने क्या बोला? मैंने पूरा बोला। पूरा यानी होता है एब्सोल्यूट, ये मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं मोटा मोटा करूंगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रीजनेबल। कैसे हम चेक कर रहे हैं? रीजनेबल। तो सर चेक करने के बाद मुझे समझा कि हाँ सब कुछ सही है, तो क्या ये जो सही मैंने बोला यस ऑल इज गुड, क्या ये सही एब्सोल्यूट सही है? नहीं, ये भी रीजनेबल सही है। यानी हमको कैसा एश्योरेंस ऑब्टेन करना है ऑडिटर को? रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज का एश्योरेंस ऑब्टेन करना है गाइज? किस चीज का एश्योरेंस ऑब्टेन करना है? हम पढ़ क्या रहे? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हम ऑडिट कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें हम 100% चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हमने थोड़ी थोड़ी चेकिंग करी, और उस थोड़ी थोड़ी चेकिंग से हमको एक मोटा मोटा मिला एश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। और ये रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना किसके बारे में? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है भाई, इसमें एरर नहीं है। एरर यानी गलतियां जो जानबूझ के नहीं की, हो गई, कोई एंट्री रह गई, बड़ी एंट्री है ऑब्वियसली 10 करोड़, ये 10 लाख वाला कुछ रह गया तो थोड़ी ना आएगा इसमें। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। किसमें किसमें एरर नहीं, किसमें फ्रॉड नहीं है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर नहीं है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड नहीं है।
ये नहीं है, इसका मुझे विश्वास चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, तब जाके तो मैं मेरे एक रिपोर्ट में ओके लिखूंगा, तब जाके मैं मेरे रिपोर्ट में एक ओके लिखूंगा। तो मैं ऐसा कहूंगा इस केस में, मुझे ऐसा कहूंगा कि बेसिकली मेरे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अलग इंक यूज कर लेते हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कैसे है, ये फ्री है, ये फ्री है फ्रॉम किसी एरर से, किसी फ्रॉड से, ठीक है। और मोटा मोटा ये सब सही है, मोटा मोटा मतलब ये एश्योरेंस मुझे मिलेगा रीजनेबल एश्योरेंस। दोस्तों यहाँ पे एक चीज सिर्फ ऐड कर देनी है आपको, मुझे बताओ हमने हर ₹1 तक की चेकिंग करी है क्या? नहीं। हमने एक बेंचमार्क एक सेट किया कि 0.1% मतलब 10 करोड़ या उसके ऊपर का आइटम ही चेक करना है। मतलब इसको अगर हिंदी में बात करें तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बड़ी बैलेंस शीट है तो उसके हिसाब से जो चीज बड़ी बैलेंस शीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बड़ी है, उसी को हम चेक करेंगे, छोटी छोटी चीजों को चेक नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को चेक करना होता है मटेरियल। जब भी कोई चीज हमारे, जैसे अपने मदर फादर अपने लाइफ में बड़े मटेरियल है, वो मटेरियल है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, उनका डिसीजन, उनका होना ना होना बहुत इंपैक्ट करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए क्या, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये किसी एरर से या किसी फ्रॉड से खराब नहीं हुए, दैट इज दे आर फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड। साथ ही साथ इसी में कोई भी मटेरियल यानी बड़ी गलती यानी मिस स्टेटमेंट नहीं, क्या नहीं है, कोई भी बड़ी गलती नहीं। छोटी गलतियां हो सकती है सर, मैं नहीं चेक कर सकता हूं, मैं नहीं हर एक रुपीस चेक कर सकता हूं, मैं नहीं जा सकता हूं इस 10 लाख में, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं सर कि बड़ी कोई गलती मुझे तो नहीं। तो अगर इसको हम थोड़ा और रिफाइन करें, थोड़ा और अच्छे इंग्लिश में फ्रेम करें, तो मैं बोलूंगा कि एक ऑडिटर का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला उसका जो एम होता है वो होता है एक रीजनेबल एश्योरेंस ले ले कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये पूरी तरीके से एज अ होल क्या है, फ्री है एक बड़ी गलती से, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। और ये गलती एरर से भी हो सकती है, ये गलती फ्रॉड वाली भी हो सकती है, ऐसा हमें लगता है रीजनेबल एश्योरेंस, ऐसा है ये नहीं बोल रहा हूं, ऐसा लगता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सर आपका हो जाएगा, ऑब्टेन कीजिए एक रीजनेबल एश्योरेंस। आपका पहला कीवर्ड हो जाएगा रीजनेबल एश्योरेंस, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये एज अ होल फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एज अ होल क्या है, ये फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड, वेदर ड्यू टू एरर। सर आपका दूसरे दो कीवर्ड्स हो गए फ्रॉड एंड एरर। एंड ऑडिटर इसी के साथ साथ क्या करेगा, ये चेक क्यों कर रहे हैं हम सब लोग, ये बस चेक करके घर पे चले जाके सोना है? नहीं, ये चेक करके हमको इसके ऊपर क्या है बोलना है, ओके, मतलब ओपिनियन देना है। ये ऑडिटर क्या करेगा इसके बाद, इसके ऊपर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ये हो गया आपका फोर्थ कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ये बात कर रहा है, दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये क्या चीज होती है इसके बारे में थोड़ा बाद में डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना याद रखो। FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है पीएनएल कैसे बनेगा एंड बैलेंस शीट कैसे बनेगा, जो एक अपने को लॉ बताएगा, ठीक है। तो जिस लॉ में ये FRF ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये जो ढांचा बताया गया है उसी हिसाब से ये बनाया है कि नहीं ये भी अपने को बताना है। सर अगर हम FRF का पॉइंट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव में आप इतना ही लिखना है दैट द ऑडिटर हैज टू, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव ये, ठीक है, obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error and he should express an opinion thereon। इतना लिखोगे तो भी आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी पेपर पे लिखोगे ओके यानी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये रिपोर्ट, ये जो लेटर है ये किसी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा मालिक, मुकेश जी को देना पड़ेगा, मिस्टर मुकेश जी को देना पड़ेगा। उनको तो पता है क्या चल रहा है, पता किसको नहीं है, पता नहीं है शेयर होल्डर्स को, उनको इसकी जरूरत। तो आप क्या करोगे, शेयर होल्डर्स को दे दोगे। तो ये देना अब जाके सब पढ़ोगे उसको नहीं, उसको आप दे दोगे, कैसे दे दोगे वो देखेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन हम करेंगे ऐसे बताएगा उस हिसाब से, जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग रहेगा
जो रहेगा कुछ 700 की सीरीज में आएगा, 700, 701 वगैरह वगैरह, वहां पे कहीं तो भी ये बोलेगा कि आपको ये रिपोर्ट कम्युनिकेट करना है इन शेयर होल्डर्स के साथ। तो अपना जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रिपोर्ट बनाओ एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो सर हमें ऑब्जेक्टिव्स लिखने मैंडेटरी होते हैं, पेपर में ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कभी भी कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो होता है एमसीक्यू। और फिर सर अपन ने इतना डिटेल में क्यों किया, फिर क्योंकि यही आपका बेस है। आगे जाके आपको कभी भी कोई भी डाउट अगर आता है कि सर ऑडिट में क्या कवर होगा, क्या नहीं कवर होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तब आपको यही जो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, यही आपको याद करना है। तो इसमें जो चीज फिट हो जाएगी वो ऑडिट में आ जाएगी, जो नहीं होगी वो ऑडिट के स्कोप से बाहर है। आसान है कि नहीं? तो देखो इन्होंने यहाँ पे वही एनालिसिस करके बताया है कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस से अलग होता है। रीजनेबल एश्योरेंस कैसा होता है, हम बोल रहे हैं सही है, हम इस हिसाब से बोल रहे हैं कि एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं हम। कैसा लेवल दे रहे हैं? हाई लेवल, ताकि आप इसके ऊपर एक डिसीजन ले सको। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है गाइस, ये हम गारंटी नहीं दे रहे कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन हम जो एश्योरेंस दे रहे हैं, जो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, एक हाई लेवल का है, क्योंकि हमने अच्छे से चेकिंग करी है। याद रहेगा मिस स्टेटमेंट्स क्या होता है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के बारे में हमने डिटेल में बात करी, ठीक है। फिर ये हमने देखा और ओपिनियन के बारे में हमने देखा। यहाँ पे भी ये बोलता है कि आप ये सब चीजें सब्सिक्वेंट पार्ट्स में डिटेल में देखोगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत अच्छा चार्ट बनाया है यहाँ पे। आपको क्या पूरा रीड करना है सर ऊपर का? बिल्कुल नहीं, सिर्फ चार्ट देख लोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे। सर यहाँ पे अभी तक कौन से चीजों पे क्वेश्चन बन सकता है या बनते आया है? हमेशा इन किसी भी चीज पे क्वेश्चन नहीं बना, हमेशा क्वेश्चन बना सिर्फ और सिर्फ मिसलीडिंग पे। हमेशा क्वेश्चन बना सिर्फ और सिर्फ उसके डेफिनेशन। ये भी एमसीक्यू में बना, कभी भी थ्योरी में नहीं बना। नेक्स्ट चीज पे हम चलेंगे, नेक्स्ट चीज में चलेंगे कि स्कोप क्या होता है, व्हाट इज अ स्कोप। देखा है मतलब स्कोप क्या होता है? स्कूल में कभी तो भी अगर आप टॉपर बच्चे रहोगे तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप बैक बेंचर रहे होगे तो आपको पता है। हम लैबोरेटरी में जाते थे स्कूल में, चला लैब में ना वो टीचर एक रखती थी ऐसा माइक्रोस्कोप करके, और यहाँ पे वो रहता था ऐसा, याद है क्या? यहाँ से अपन देखते थे और यहाँ पे ऐसा वो शीशा रखते थे। तो ये क्या था? माइक्रोस्कोप। ये क्या था इसमें से? बेसिकली यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अपने को इतना ही एरिया दिखना चाहिए, इसके बाहर का कुछ दिखता था नहीं। वैसे ही अगर ये ऑडिट का माइक्रोस्कोप है, क्या है? ऑडिट का माइक्रोस्कोप है, और ऑडिट के लेंस पहन के देखोगे तो आपको क्या क्या दिखना चाहिए और बाकी का क्या नहीं दिखना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सर ये क्या बोल रहे हो? बेसिकली ऑडिट में अपने को करना क्या है, कवर क्या होगा ऑडिट में? हम गए और उसने बोला सर नाच के दिखाओ, हम बोलेंगे यार ऑडिट में नाचना नहीं होता, तो गा के दिखाओ। नहीं होता, ऑडिट में जो होता है वही हम करेंगे। ऑडिट की बातें बोलो हम कर लेंगे, लेकिन ऑडिट के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हंस रहे बच्चे। स्कोप में सबसे पहले क्या होता है आपको, सर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रीड करके कट कर दोगे, बिंदास कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता। तो सर क्वेश्चन बनता किस पे है भाई? आगे ना 14 चैप्टर से 14 देखोगे ना जब डिटेल में, तब समझेगा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, और फिर तब जाके मेरी बातें याद करोगे, एक्चुअली ये चीजें कट करने को आओगे। ठीक है, उससे अच्छा बेटर है अभी से करते चलो। तो स्कोप में ये बोलता है हम ऑडिट करते वक्त एक एंटिटी के, एक बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, उसके असेट्स भी चेक करेंगे, इसके लायबिलिटीज भी, उसका इनकम भी, उसका एक्सपेंसेस। सर 100% चेक करेंगे, ये तो हम ऑडिट में कर ही नहीं सकते, तो हम करेंगे, लेकिन सारे एस्पेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टच करके आना है। फिर ऑडिट करते वक्त जब भी हमको कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, मान लो सेल्स के बिल मिल गए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसकी रिलायबिलिटी यानी इसके ऊपर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। जैसे अगर ये सेल्स बिल ओरिजिनल हो तो इसके ऊपर ज्यादा विश्वास होगा, लेकिन अगर ये फोटोकॉपी है, जिसको इंडिया में प्राउडली जेरोक्स कहा जाता है, फोटोकॉपी है, तो उसके ऊपर भरोसा कम रहेगा। सफिशियंसी यानी मान लो 10 करोड़ का सेल है और एक ही बिल है क्वांटिटी वाइज, तो थोड़ा दिक्कत होगी अपने को विश्वास करने में। लेकिन मान लो 10 करोड़ टोटल सेल है और उसके 1000 बिल्स है, दैट इज सफिशिएंट, ज्यादा इनवॉइसेस है, तो थोड़ा विश्वास करना आसान हो जाता है। तो स्कोप में सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि एज अ ऑडिटर हमको सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। दूसरी, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी चेक करनी है। अपना जजमेंट होता है भाई, देखोगे आप। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा प्रॉपर डिस्क्लोजर, हम चेक करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं एंटिटी के थ्रू, उसमें सारी चीजों का प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं। सर हम अंदर का डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पढ़ो और पिछले 20 नहीं 25 नहीं 50 साल 50 इयर्स के क्वेश्चंस लेके बैठो, कहीं पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिखेगा, एमसीक्यू तक नहीं दिखेगा। सर क्यों?
अरे आसान है, आसान चीजों के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। तो ये भी एक स्कोप हो गया अपना। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे, ऑडिट के स्कोप में कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती। अब मुझे बताओ यार, एक छोटी सी चीज मुझे बताओ यार, मेरे सामने ना एक बिल लाके रख दिया आप लोगों ने, मुकेश जी ने एक बिल लाके रख दिया, क्या मैं देख के बता पाऊंगा कि ये जो बिल है ये ओरिजिनल है कि नहीं? मान लो यार उसने क्या किया ना, जेरोक्स थी तो उसको एडिट करके कलर वलर मार के उसके ऊपर प्रिंट निकाल ली, कलर प्रिंट, और एक स्टैंप बनवा के स्टैंप लगा दिया, तो मुझे तो ओरिजिनल लगेगा। तो मैं कोई भी डॉक्यूमेंट को ना ऑथेंटिकेट यानी ओरिजिनल है कि नहीं ये नहीं देख सकता हूँ, उसका जेन्यूननेस नहीं देख सकता। ठीक है, देखो मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस मेरा रहेगा कि मैं समझ जाऊंगा ये झूठा है सच्चा है, लेकिन गारंटी तो नहीं दे सकता। तो हम ऑथेंटिकेट या जेन्यूननेस के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। तो स्कोप में सबसे पहली चीज नहीं आती ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हम ये नहीं कर सकते। कोई एक्सपर्ट एरिया है, मान लो कोई बिल्डिंग है, मुझे इसका बुक्स में दिख रहा है 100 करोड़ का कॉस्ट, और इसके ऊपर ये लोग 1 करोड़ डेप्रिसिएशन हर साल ले रहे हैं। मेरे को इससे कंसर्न है क्योंकि ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, तो मुझे चेक करना है। लेकिन यार बिल्डिंग की कंडीशन क्या है, क्या ये सच में 100 करोड़ की है क्या, या इसमें मटेरियल की चोरी हो गई, जो भी चीज है मैं कैसे चेक करूं? ये आउट ऑफ डोमेन है भाई, मैं सिविल इंजीनियर थोड़ी हूँ, दिस इज आउट ऑफ माई डोमेन। हाँ, आप मुझसे बुक्स में कुछ भी पूछो ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ये एक्सपर्ट चीजें, आउट ऑफ डोमेन वाली चीजें हम नहीं चेक कर सकते। तो देखो, हम एक्सपेक्टेड नहीं होता हमसे टू परफॉर्म जो ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ आवर कॉम्पिटेंस। ठीक है, ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स करना अपने लिए मैंडेटरी हम कर ही नहीं सकते। अभी एक दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती रहती है। अभी आपको क्या मार्क करना है सर, क्वेश्चन किस पे आता है, ये आ गया आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए आ गया ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको मार्क करके रख लो। आ जाता है, एक केस स्टडी आ जाती है कि एक ऑडिटर आया है और मैनेजमेंट को लगता है हमारे इधर फ्रॉड हो गया है, मैनेजमेंट ने बोला प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन करके दो हमको। फिर यार क्या ऑडिट इन्वेस्टिगेशन है? क्या ऑडिट इन्वेस्टिगेशन है? यार ऑडिट है ना, देखो जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं, भले ही मैंने बोल दिया कि ऑडिट में जाते वक्त हमको लोगों की गलतियां ढूंढनी है, लेकिन हम ऐसा माइंडसेट लेके नहीं जाते, हमको भी हमारा काम कम करना है, हमको भी टाइम पे खत्म करनी है चीजें। आप समझ रहे हो? तो ऑडिट जब हम शुरू करते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट नेगेटिव नहीं होता कि यहाँ पे गलतियां होंगी, हमारा माइंडसेट होता है कि यहाँ पे सब सही होगा, और अगर कुछ गलत मिल भी जाता है तो हम क्या उसको शूट कर देंगे? नहीं यार, हमको कुछ गलत भी मिल जाता है तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन बहुत अलग चीज हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन मतलब कब होता है, जब अपने को पता है कुछ गलत हो गया, कुछ क्राइम हो गया, तो चलो जाके ढूंढेंगे, अपन कुछ सबूत एविडेंस ढूंढेंगे। यार हमें तो एविडेंस मिलते ही नहीं ऑडिट में ज्यादा, तो किस बेसिस पे करेंगे? तो क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है और अपने को लिखना पड़ता है कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन अलग है, ऑडिट अलग है। तो देखेंगे डिटेल में, इसको अच्छे से रीड करेंगे। तो ऑडिट सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं होता किसी की भी रॉन्ग डूइंग के अंदर। सबसे पहले हमारे पास कोई लीगल पावर नहीं होती सर्च की, सर्च यानी रेड करना। देखते हो पिक्चर देखा है इनकम टैक्स रेड, जाके ये तोड़ वो तोड़, भाई उसने बोला ना हमने बुक्स रखी है दीवार के अंदर, जा तोड़ के दिखा, हमारे पास कोई पावर नहीं हम वो तोड़े, जो दिया जितना दिया उतने में खुश रहने को अपने को सरकार ने बोला है। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट बनेगा नो लीगल पावर ऑफ सर्च। ठीक है, मान लो अपने को लग रहा है कोई झूठ बोल रहा है, तो हम उसको बैठ के उसके, दया जो थी सीआईडी में दया था ना, वो कैसे झापड़ लगा के बेटा था चल सच बता, वैसा अपन कर नहीं सकते। उसको सोआ यानी स्टेटमेंट ऑफ ओथ कहा जाता है, कि बैठ के लिख यहाँ पे कि तूने खून किया और साइन कर। हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास कोई पावर नहीं है, देयर इज नो पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन ओथ। कोई आके बोलेगा भी ना सर मैंने देखा इन लोगों को यहाँ पे चोरी करते हुए, तो भी हम उससे स्टेटमेंट ऑन विटनेस ऑन ओथ नहीं ले सकते, हम उसका विटनेस उसका स्टेटमेंट नहीं ले सकते। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें हो जाती है, गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज करती है, पुलिस करता है, ईडी वीडी सब बाकी सब डिपार्टमेंट्स करते हैं, हम नहीं कर सकते ये। तो वापस लिखता है ऑडिट डिस्टिंक्ट इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है? कोई स्पेशल पर्पज है, कुछ फ्रॉड हुआ है, किस कोई स्पेशल पर्पज होता है तब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फ्रॉड की संभावना है तब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ठीक है, ताकि ये एग्जिस्ट, ताकि ये चेक कर सके कि फ्रॉड रियली एग्जिस्ट और फ्रॉड डज नॉट एग्जिस्ट। यार ऑडिट क्यों करते हैं हम? ऑडिट करते वक्त अपने को कुछ अपने को कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता, ऑडिट करते वक्त अपने को सिर्फ बोलना पड़ता है एज अ होल वो सब सही है। तो बेसिकली मैं बोलूं यहाँ पे तो अश्योरेंस भी रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है सर, यहाँ पे एश्योरेंस भी रीजनेबल मिलता है। हमको सिर्फ इतना बताना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मटेरियल मिसस्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट से दूर है, और वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड हो एरर हो कुछ भी उससे हम दूर है, और हमको इस पे सिर्फ ओपिनियन देना है यार। इसमें और एक पॉइंट ऐड हो सकता है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन से जो एविडेंस मिलता है इसको कोर्ट में पेश किया जाए तो कोर्ट इस पे क्या कर सकता है, किसी को सजा दे सकता है। यार ऑडिट का काहे का एविडेंस, ऑडिट का एविडेंस लेके जाएंगे तो कोर्ट बोलेगा यार
हमको चाहिए कंक्लूसिव एविडेंस, तुम लेके आए हो परसुएसिव एविडेंस, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर क्या ये अपने लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पूरा पैरा वैसे का वैसा भी टेक्निकल लैंग्वेज लर्न होनी चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ना, पूरा पैरा ना टेक्निकल लैंग्वेज, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। फर्स्ट लाइन, ऑडिट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होता नहीं। सेकंड पॉइंट, ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर होती नहीं सर्च करने की, रेड करने की, या फिर स्टेटमेंट विटनेसेस को बुला के उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की। थर्ड पॉइंट बनेगा, इन्वेस्टिगेशन हमेशा एक स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है अगर हमको लगता है, किसी को लगता है कि फ्रॉड है, ठीक है। और लास्टली हम लिखेंगे, ऑडिट में हमको जो अश्योरेंस मिलता है वो रीजनेबल होता है, इन्वेस्टिगेशन में मिलने वाला अश्योरेंस एब्सोल्यूट होता है, ऑडिट में मिलने वाले जो एविडेंस होते हैं वो परसुएसिव होते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में मिलने वाले एविडेंस ये कंक्लूसिव होते हैं। इतने में आपका आंसर बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा मार्क करके रख लेना। देखो अभी ये वापस से स्कोप सर यहाँ से करे, बिल्कुल करे, ऊपर का सब काट दो और यही से आप स्कोप को रिवाइज कर सकते हो। बात करेंगे आगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। लिमिटेशंस यानी क्या? हमारी कमियां जो हम हमेशा दूसरों से छुपाते हैं। कुछ कमियां जीवन के साथ हमने डेवलप हो जाती है, कुछ कमियां जो होती है वो जीवन जब हम जन्म को आए तभी से हो जाती है। कुछ बच्चे होते हैं, हमने देखा है हैंडीकैप होते हैं। हैंडीकैप यानी क्या? जब उनका जन्म हुआ तभी उनको कुछ हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, कुछ भी हो सकता है। इससे क्या हो जाता है ना, उनका जो स्ट्रगल होता है, और लाइफ में ऑलवेज हमको स्ट्रगल होता है, उनका स्ट्रगल 10x हो जाता है। 10x क्या, मैं तो बोलता हूँ 1000 टाइम्स हो जाता है। वो लोगों को क्या नहीं करना पड़ता। तो यार ये क्या होते हैं पता है, हमको सबको लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन इनको जो लिमिटेशंस है ना वो उनके जन्म से है। वो आया तब से उसको लिमिटेशन है, और उसको इसलिए कहते हैं हम इनहेरेंट। आया तब से है, तूने जन्म लिया तभी से तुझे ये लिमिटेशन है। वैसे ही ऑडिट का जब से जन्म हुआ तब से उसके कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। सर ये इनहेरेंट लिमिटेशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या पर्पस है? अगर आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं पता होंगी तो कल मान लो आपने एक कंपनी का ऑडिट किया और एक बुक में लिखा, सॉरी आपकी रिपोर्ट पे लिखा कि ओके सब कुछ सही है, और बाद में जाके अगर आपको दिखा, आपको नहीं मतलब किसी को दिखा इसके बुक में तो फ्रॉड है यार, कितना हुआ है, सत्यम हुआ है, हर्षद मेहता हुआ है, इतने सारी चीजें हुई है। ऑडिटर पे उंगली उठाएगी कि तुम लोगों ने ठीक से चेक नहीं की थी इनकी बुक्स और तुमने ओके लिख के साइन कर दी। तो ऑडिटर ने तब बोला सर कैसा है ना, मेरे काम करने के तरीके में जो मैं काम कर रहा हूं ना ये ऑडिट, इसको जन्म से ही कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि सबसे पहला, अकाउंटिंग करना, पॉलिसी सिलेक्ट करना अकाउंटिंग की, ये मेरा काम नहीं है सर, ये मैनेजमेंट का काम है। अब मुझे लगता है ये गलत है, मैंने बोला भी ये गलत है, तो भी मैनेजमेंट चेंज नहीं करेगी सर। मेरे पास कोई पावर नहीं है किसी को फोर्स करने की। और मैंने तो रिपोर्ट में लिखा भी था ओके के पहले कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये वाली अकाउंटिंग पॉलिसी में गलती है, और उसी में तो फ्रॉड निकला। देखो सर, इन लोगों ने इतना सही से प्लानिंग करा था फ्रॉड का कि मैं नहीं ढूंढ पाया सर, क्योंकि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना है कि इतना डेप्थ में हमको सब चीजें मिलेंगी। हमने 10 लोग मैनेजमेंट में थे, 10 लोगों से बात करी, अब और क्या कर सकते थे हम इसमें। तो आपके ऊपर उंगली ना उठे, और उठ भी गई उंगली तो भी आपके पास एक डिफेंस हो कि यार आपने सही से काम करने के बावजूद आपके जो ऑडिट है उसमें ही कुछ कमियां हैं, उसमें ही कुछ दिक्कतें हैं, ये बताने का काम ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट करेगा। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसको डिटेल में अपन देखते हैं। सबसे पहले ऑडिटर कैसा एश्योरेंस लेता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेता है? नहीं, हम ए नहीं ले पाते, हमको आर ए लेना पड़ता है, रीजनेबल एश्योरेंस। और ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलना, यही पे तो सबसे पहला इनहेरेंट लिमिटेशन हो गया। अब ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं मिलता सर? तो एक एक करके चीजों में चलेंगे। सबसे पहला ये बोलता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल, इसके अंदर इतना सब कुछ दे दो, सब कुछ पता होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर का आप बाकी का सब कट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास कट कर दो। सिर्फ फर्स्ट पैरा रहेगा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। एक बार पढ़ के इसको कट कर देना है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जब लास्ट चैप्टर पढ़ोगे ना ऑडिट का, तब मुझे याद करोगे और ये चीजें तब जाके कट करोगे, अगर अभी नहीं की तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमेशा याद रखना। हमेशा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इसको कुछ चीजें हमेशा याद रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट में कौन सी चीज आएगी कौन सी चीज नहीं आएगी ये डिसाइड करना, अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड करना।
आपने अगर अकाउंटिंग आप जब पढ़ोगे तो एक AS10 होगा पीपी करके, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी, हर चीज में अकाउंटिंग पॉलिसी, हर चीज में चॉइस देके रखी है। तो ये सब चीजें करना, ये काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट मतलब, सर कौन है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मतलब वो लोग जो बिजनेस रोज का रोज संभाल रहे हैं। क्या हम ऑडिटर मैनेजमेंट में आते हैं? नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो यार ये लोग कौन सा पीएनएल में आइटम लेके आते हैं, ये बैलेंस शीट में कौन सा आइटम लेके आते हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी चूज करते हैं, इसके ऊपर ऑडिटर का ना कंट्रोल है ना ऑडिटर इसके ऊपर क्या कर सकता है, कोई चेंज कर सकता है। हमें कुछ गलत लगता है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर सिर्फ जो हमारा ओके वाला रिपोर्ट रहेगा उसमें लिख के देंगे, सिर्फ लिख के देंगे, ज्यादा से ज्यादा इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम रिजाइन कर देंगे, सब कुछ गलत लगा तो रिजाइन कर देंगे, और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उसकी उसमें जो जजमेंट्स है, जो कॉल है, वो लेने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है गाइस। और मैनेजमेंट के डिसीजंस उनके सब्जेक्टिव है, उनके हिसाब से बनाए गए हैं। इसलिए ऑडिटर जो है ना एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी नहीं ले सकता, उसको हमेशा मिलेगा रीजनेबल एश्योरेंस।